सुप्रभातम। जय श्री राम। प्यारे बच्चों, हमने एक बार ये पाठ पहले भी पढ़ लिया। आज हम इसकी दोहराई करेंगे। 7वीं क्लास वसंत भाग 2 दूसरा पाठ दादी माँ कहानी। मैं राजेश शास्त्री G++ बैणी कुंगड़। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अंत में इसके पाठ को पढ़ करके इसी में से छोटे प्रश्न उत्तर निकालेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाइयाँ पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी भी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी भी धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी पानी लोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, मेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अहगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ न मिले तो कोई बात नहीं। अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जवर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। जवर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माई शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सने सने शरीर पर सफ़ेद किनार हिंद होती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, पर कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जवर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, और लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवण और गुड़ मिश्रित जलधार गुगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्र या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है,
नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन में से पकाकर खिचड़ी या साबू डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने को जी नहीं होता। कहने का अभिप्राय क्या है, अहगन के दिनों की बात, बरसात के दिनों की बात, और बरसात के दिनों में छोटे छोटे बालक, आज तो नहीं पहले ज़माने में हमारे समय में भी सभी के सभी गर्मी में दोपहर के समय तालाबों में नहाया करते, और तालाबों में गला सड़ा झाग वाला पानी होता था, जिससे घर वाले काफ़ी मना करते थे, लेकिन उसमें जब तक नहा नहीं लेते आनंद नहीं आता था, और उसी कारण कुछ बच्चों को बुखार भी हो जाता था। इसी प्रकार लेखक को भी बुखार हुआ और फिर उसकी दादी भी उसी पानी में नहा करके आई, और आते ही उसकी दादी जो है वो बहुत सारी देसी दवाइयाँ जानती थी। वो झाड़ फूंक दवाई सारे काम वो करती थी और संभाल भी करती थी, और वहाँ वहीं नहीं आस पड़ोस गली में भी वो सारे काम देखती थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ने माना, कार प्रोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्षार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी शामी की चाची खड़ी है। सोने होगा धनों रुपए मैं सूद के साथ आज दे दे। तेरी आंखें में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दे दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन। रानी की सामी की चाची रोती हुई बोली। दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करोगी तो उन बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार विवाह हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग का एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूध नाव का आशीर्वाद दे रही थी। वह दादी का पूतो फलो दूध नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने भी हेलो होकर कहा, ऊरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 रुपये के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता।
उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्राय एक ही कथा को हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। बीमार होने के कारण बारात मैंने जास का मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक ही होता है। मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाएगा तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं आज से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थिति का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्तों के साथ जैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद में ही से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वो घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों से मैंने अब आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अपने खाना नहीं खाया ने। चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे बहुत खींचती रसोई में चली गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किसान भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या था। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे। दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी जिंदा ही हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया, मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। मैं अब भी किशन भैया का पत्थर खो चित कांप रहा। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित ये दादी माँ कहानी हमने पढ़ी है। अच्छी तरह पढ़ करके बेटा आपने इसके सारे प्रश्न उत्तर लिखने हैं।
आगे इसके प्रश्न उत्तर कल